गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो सबसे पहले जब प्रकाश के तरंग सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आ जाती है प्रकाश की प्रकृति की, यानी कि नेचर ऑफ लाइट। तो प्रकाश की प्रकृति, हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और जब ये हमारी आँख की रेटिना पर पड़ती है तो उसमें उपस्थित प्रकाश संवेदी कोशिकाएं हमें इस प्रकाश का आभास कराती हैं, और जब ये प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख की रेटिना पर पड़ती हैं तो वह वस्तु हमें दिखाई पड़ने लगती है ना। उसके बाद अगर हम कहें, एक पॉइंट और भी पढ़ रखा है कि अगर इस प्रकाश में हम किसी धातु की वस्तु को रख के छोड़ दें और उसे कुछ देर तक उसे रखा रहने दें, उसके बाद जब हम उसको स्पर्श करते हैं तो वह वस्तु गर्म हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश में एक ऊष्मीय प्रभाव भी होता है, अर्थात वो वस्तुओं को गर्म करने की प्रकृति भी अपने अंदर रखता है। ये तो बात थी हमारी प्रकाश की प्रकृति की। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है प्रकाश के मूलभूत गुण, यानी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्ण विक्षेपण होता है। अगर एक पॉइंट और भी कहें कि ये प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो यह उससे इलेक्ट्रॉनों को भी उत्सर्जित कर देता है, अर्थात उन इलेक्ट्रॉनों को उसकी सतह से बाहर कर देता है ना। तो हम अगर इसको कहेंगे तो इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी बोला जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ छोटी छोटी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों ने छोटी क्लासेस मतलब 10th में पढ़ रखे हैं। अब लेकिन कुछ क्लासेस में जो आपके जब स्टैंडर्ड आपका बढ़ गया 12th क्लास में जब आप लोग आ गए हैं तो इसमें जैसे व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसे कुछ पॉइंट आपके सामने आ जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें विवर्तन की, तो विवर्तन क्या होता है? जब अगर कोई प्रकाश है वो किसी छिद्र से निकलता है या किसी अवरोध से टकराकर गुजरता है तो वह अपने किनारे की ओर झुक जाता है। अर्थात जो हमारा, मान लीजिएगा कि अगर कोई ये अवरोध मान लें और ये प्रकाश की किरण आ रही है तो ये आने के बाद इस अवरोध से झुककर, मतलब नीचे का जो छाया क्षेत्र होगा जिसमें प्रकाश नहीं आना चाहिए, लेकिन जब भी ये प्रकाश किरण गुजरती है तो इसके किनारे से नीचे की ओर डाइवर्ट हो जाती है और जो घटना कहलाती है विवर्तन की। इसके बाद एक और घटना हमने अभी इसमें नाम लिया व्यतिकरण का। तो व्यतिकरण में क्या होता है कि जब अगर किसी प्रकाश स्रोत से अगर हम अगर एक सोर्स से चलने वाली प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में अगर डायरेक्शन में समान चलती हैं, अगर इनके सामने हम कोई ऐसा पर्दा रख दें और जिसमें सोर्स हमारे अलग अलग हो जाएं, अर्थात S1 S2 हमारे दो सोर्स हो गए, तो इनसे निकलने वाली वेवलेट्स यानी कि तरंगदैर्घ्य या तरंगाग्र जो निकलते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते चले जाते हैं और जो माध्यम में उपस्थित धूल के कण हैं वो नए प्रकाश स्रोत में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनके कुछ पॉइंटों पे जहाँ पर ये तरंगाग्र ओवरलैप करेंगे तो उनके कुछ जगह पर, ओवरलैप का मतलब अतिव्यापित होंगे, तो कुछ पॉइंट्स पे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ पॉइंट पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को व्यतिकरण बोला जाता है। व्यतिकरण में ही एक चीज़ और जुड़ जाती है, जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता आपकी अधिकतम होगी, है ना बेटा, तो वहाँ पर समकोशी व्यतिकरण होगा और जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी उसे हम विनाशी व्यतिकरण के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बेटा हमारा यहाँ पर आ जाता है ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। होता क्या है कि ध्रुवण में जैसे कि कोई अध्रुवित प्रकाश की अगर हम बात करें, यानी किसी प्रकाश सोर्स से या किसी बल्ब से कोई प्रकाश निकलता है तो वो अध्रुवित होता है और वो सभी डायरेक्शंस में चलता है।
अगर इसको हम किसी क्रिस्टल, जैसे कि वैज्ञानिकों ने यहाँ पर क्रिस्टल यूज़ किया था टूरमेलिन का, और जिसका आकार एक वेंजीन के रिंग के आकार का था। वेंजीन के जो रिंग आप लोगों ने पढ़ रखी है बनाने का, उसी आकार का इसमें एक क्रिस्टल यूज़ किया गया, और जो कि वो क्रिस्टल था हमारा तो टूरमेलिन का ये जो क्रिस्टल होता है, इससे जब प्रकाश कभी गुजरता है तो होता क्या है, जब अदूरबीत प्रकाश सभी डायरेक्शंस में ये चलता चला जाता है तो इस क्रिस्टल से निकलने के बाद ये तल के लंबवत हो जाता है ना। तो ये घटना जो कहलाती है वो कहलाती है ध्रुवण, यानी कि पोलराइजेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो हमारी 4 व्हीलर्स गाड़ियाँ होती हैं या बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनका जो फ्रंट शीशा होता है उसमें क्या होता है कि एक क्रिस्टल की जगह पर उसमें एक फिल्म लगी होती है जो कि शीशे के 2 परतों के बीच में बंद होती है। वो फिल्म क्या करती है कि जब गाड़ी सामने से कोई लाइट उसके सामने पड़ती है तो वो फिल्म उस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करके अर्थात शीशे के पूरे तल पर फैला देती है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसकी आंखों पर वो प्रकाश सीधा नहीं पड़ता और वो गाड़ी टकराने से बच जाती है, अर्थात वो ड्राइव गाड़ी को आसानी से कर सकता है। तो ये घटना ध्रुवण की होती है। अब चूँकि विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण ये सारे आपको आगे के चैप्टर्स पूरे चैप्टर्स मिलेंगे, यहाँ पर इनका थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं, इसके बाद बात आ जाती है बेटा कि जो गुण थे, प्रॉपर्टीज़ थी, वो तो हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अब इसी में जुड़ता है न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत है ना, न्यूटन्स कैपेस्कुलर वेवलेट्स। इसके सिद्धांत के बारे में अगर हम थ्योरी की बात करते हैं तो न्यूटन ने यहाँ पर 3 या 4 पॉइंट जो दिए थे, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये दिया कि जब कोई प्रकाश किसी स्रोत से उत्सर्जित होता है तो वह बहुत सारे असंख्य छोटे छोटे कणों के रूप में उत्सर्जित होता है, छोटे छोटे कणों के रूप में उत्सर्जित होता है, और इन कणों को कणिकाएं बोला गया। क्या बोला गया? कणिकाएं। जो छोटे छोटे कणों के रूप में उत्पन्न होता है उनको इसने बोला कणिकाएं। दूसरा पॉइंट इसने दिया इसी में कि जो प्रकाश में कलर है, रंग, जो कलर हैं, प्रत्येक रंग के लिए इसके कणों का आकार अलग अलग होता है, अर्थात साइज इसके अलग अलग होते हैं प्रत्येक कलर के लिए, है ना। तो इनका आकार उसने बता दिया कि अनिश्चित है यहाँ पर, यानी एक सी नहीं हो सकती, अनिश्चित हो जाएगा। कहने का मतलब कलर्स रेड के लिए कुछ होगा, ब्लू के लिए कुछ होगा, ग्रीन के लिए कुछ होगा, येलो के लिए कुछ होगा, तो इनके साइज़ अलग अलग होंगे। अगला पॉइंट उन्होंने बताया, तीसरा पॉइंट जो था कि जब ये कणिकाएं किसी वस्तु से परावर्तित होकर मनुष्य की आँख की रेटिना पर पड़ती हैं तो वह वस्तु दिखाई देने लगती है ना। उसके बाद एक और पॉइंट इन्होंने बताया था, चौथा पॉइंट था कि जब प्रकाश की ये कणिकाएं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो इनकी चाल अधिक हो जाती है। ये पॉइंट इन्होंने दिया, लेकिन इस पॉइंट का खंडन एक फोको नाम के वैज्ञानिक थे। फोको नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने रिसर्च के द्वारा ये बताया कि ऐसा नहीं है कि जब प्रकाश की किरणें या ये वेवलेट्स जब भी विरल से सघन में आएंगे तो इनका प्रकाश की इनकी जो चाल है वो कम हो जाती है। तो एक तो बात इनकी यहीं पर खंडित हो जाती है। दूसरा जो इन्होंने यहाँ पर कहा गया कि कणिकाएं हैं अनिश्चित रूप से इनके आकार अनिश्चित होते हैं, और जो चाल के बारे में संबंध था वो तो फोको ने यहाँ पे ख़त्म ही कर दिया। तो प्रश्न आता है कभी कभी कि न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत क्या है और ये फेल क्यों हुआ। तो फेल होने का इसका एक कारण नहीं है, कई कारण हैं।
एक तो प्रकाश की चालों के संबंध में था, दूसरा कि जब ये इसकी एक्सप्लेनेशन की गई, व्याख्या की गई, तो इसने प्रकाश के संचरण, है ना, प्रकाश के संचरण, परावर्तन, अपवर्तन, इनकी तो इसने एक्सप्लेनेशन सरलतापूर्वक और आसानी से कर दी। लेकिन जैसे ही बात आ गई ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण, है ना, तो इनकी ये व्याख्या सफलता से नहीं कर पाया और यही कारण रहा इसका फेल होने का। रीज़न कि संचरण और परावर्तन और अपवर्तन, इन तीन की तो इसने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कर दी, लेकिन ध्रुवण, विवर्तन और व्यतिकरण जैसी घटनाओं का ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से न्यूटन का कणिका सिद्धांत फेल हो गया, है ना। तो इसका कारण मुख्य यही था कि इसने ध्रुवण, विवर्तन और व्यतिकरण का यहाँ पर व्याख्या नहीं कर पाया। तो ये था हमारा न्यूटन का कणिका सिद्धांत और इसके बारे में अभी हम और बता रहे हैं। तो बेटा जो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के बाद आपका जो यहाँ पर टॉपिक आया है बेटा, वो आ रहा है तरंगाग्र, यानी कि वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है कि किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया काल्पनिक वह पृष्ठ होता है जिस पर उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो हम उसे कहते हैं तरंगाग्र, है ना। अब तरंगाग्र के प्रकारों की अगर बात करें तो तरंगाग्र 3 प्रकार के यहाँ पर आपके सिलेबस में बताए गए हैं। पहला है गोलीय तरंगाग्र, दूसरा है समतल तरंगाग्र, और तीसरा है वेलनाकार तरंगाग्र। ये 3 टाइप्स हैं। अगर बात करें गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणों के द्वारा बना हुआ वेव फ्रंट होता है। अर्थात अगर जैसे कि हम कोई बल्ब मान लें तो इससे चलने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं वो सभी डायरेक्शंस में बराबर चलती हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि अगर इसमें किसी एक त्रिज्या का अगर हम इस पर एक पृष्ठ खींचें तो इसके पृष्ठ पर उपस्थित सभी कण एक साथ ही कंपन करना प्रारंभ करेंगे और इनके द्वारा जो बना हुआ यहाँ पर जो हमने पृष्ठ खींचा है वही पृष्ठ इन प्रकाश किरणों का तरंगाग्र कहलाएगा, अर्थात गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल टॉर्च से निकली हुई रोशनी के द्वारा बना हुआ वेव फ्रंट, बल्ब के द्वारा बना हुआ वेव फ्रंट, ये हमारे लिए यहाँ पर तरंगाग्र की बात करता है। उसके बाद आ जाता है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र की अगर सरल सी डिफिनीशन अगर कहें तो कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो कि समानांतर आती हैं उनके द्वारा बनाया गया तरंगाग्र हमारा समतल तरंगाग्र होता है ना। तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो मान लीजिएगा समानांतर आ रही हैं, तो ये एक साथ अगर इन पर हम कोई भी एक काल्पनिक पृष्ठ यहाँ पर मानते हैं तो उस पर ये एक साथ ही आके टकराएंगी और इस पृष्ठ पर उपस्थित माध्यम के जितने भी कण हैं वो एक साथ ही कंपन करना प्रारंभ करेंगे और उनका फेजर्स अर्थात उनकी कला भी समानांतर ही होगी, अर्थात वो एक साथ ही जंप करेंगे और एक साथ ही नीचे गिरेंगे। तो इनके द्वारा जो बनाया हुआ वेव फ्रंट बनता है वो होता है समतल तरंगाग्र। उसके बाद आ जाता है बेलनाकार तरंगाग्र। इसमें क्या है कि जब हमारा प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो उससे निकलने वाली तरंगों के साथ ही अगर हम कोई रेडियस यहाँ पर भर लें, त्रिज्या भर लें, तो उसके द्वारा बनाया गया जो तरंगाग्र होता है वो गोलीय होता है। अर्थात जैसे कि आपने कोई बल्ब को किसी एक पाइप के अंदर बंद कर दिया और जब वो नीचे की ओर रोशनी डालता है तो उसके द्वारा बना हुआ जो वेव फ्रंट होता है वो बनता है गोलीय, अर्थात कुछ इस टाइप से। यानी कि ये जो तरंगाग्र है वो है हमारा यहाँ पर बेलनाकार, ये समतल तरंगाग्र और ये गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र आप याद रखें कि ये बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणों के द्वारा बनता है।
समतल तरंगाग्र अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों के द्वारा बनता है, और बेलनाकार तरंगाग्र किसी रेखीय प्रकाश स्रोत के द्वारा बनाया गया तरंगाग्र होता है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल हम लोग हाइगेंस का तरंग सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।